کہ کوئی एहतसाबी इदारे यहाँ पर वजूद रखते हैं, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी वाज़ेह मिसाल सिब्बी डिवीजन में हालिया रिक्रूटमेंट है। मीर फरीद रैसानी साहब जो मुक़्तदरा के भी करीबी समझे जाते हैं, वहाँ जो पार्टी हुकूमत में है उसी का ज़िला सदर था, निगरान अली मर्दान डोम की वज़ीर आला, उसका बेटा धरने पर बैठे हुए थे पामालियों के खिलाफ। इससे अंदाज़ा लगा लो जिस हुकूमत जो दावे करती है मेरिट के, उसी का MNA का कैंडिडेट बैठा हुआ है। सूबे में कुछ भी आप करो, अरबों खरबों की चोरी करो, कोई नहीं पूछ सकता, नौकरियां बेचो, कोई नहीं पूछ सकता, अपने खानदान वालों को नवाजो, कोई नहीं पूछ सकता। एहतसाब ही नहीं है, यहाँ कोई कानून ही नहीं है, कोई आयन ही नहीं है। इसमें अगर नौजवान दहशतगर्द ना बने तो क्या बने, इसमें नौजवान खुदकुशी ना करे तो क्या करे। बलूचिस्तान में नौबत यहाँ तक आ गई है, 18 ग्रेड वाले लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। यार गज़ब खुदा का, सीधा 22वें ग्रेड की पोस्ट पर बिठाया जा रहा है। आप यूं समझें कि आप मेजर लेवल को IGFC बना दो, आप इसको सादा मफहूम में ये समझो कि आप कैप्टन लेवल को ब्रिगेडियर बना दो। अशोक कुमार साहब उठते हैं कि यार मैं यहाँ का MPA हूँ, मेरे पास गार्ड ही नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे पेट्रोल पंप है, बाकी कारो अस्पताल है, वो तक बंद किए गए हैं। फिर मैंने कहा था कि वहाँ पे अली हसन ज़हरी साहब और अशोक कुमार साहब, इनकी कोई टसल भी चल रही है। अली हसन ज़हरी साहब वहाँ से वजीर बने हुए हैं, तो उन्होंने भी उसको बिल्कुल फुड्डे लाए नहीं किया हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद को अवामी नुमाइंदा समझता है तो कुछ तो उसके हकूक होंगे यार, वो भी MPA आपके लेवल का। DC हब निसार लांगो और ADC हब अली रज़ा खोसू को वहाँ से मुअत्तल कर दिया था और नए लोग भेज दिए थे। फिर क्या हुआ, अली रज़ा खोसू साहब चले गए अदालत, वहाँ से उनकी वो सस्पेंशन थी वो मुअत्तल हो गई। मैंने आपको उस वक्त ही कहा था कि अली रज़ा खोसू साहब बहुत बड़ी लॉबी का हिस्सा, इनको कुछ नहीं होगा। निसार लांगो साहब अभी तक मेरे ख्याल में धक्के खा रही हैं, जब उसकी ख़त्म की है तो इसकी भी करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्योंकि इसको लॉबी में अभी तक ये नहीं है तो टाइम लगेगा। यहाँ कुछ नहीं रहा। मैं इधर कहूँ क्या उम्मीद दूँ मैं उनको कि सारी पोस्टें बिक गई हैं, मेरिट की पामाली हुई है, मैं इसमें क्या उम्मीद। मैं ये कहूँ दूसरे डिवीजनों की पोस्टें लेवीज की जोर जबरदस्ती ले गए, बाकी डिवीजन जम किए, अपना जम नहीं किया कि पोस्टों पे हाथ साफ करना है। इसमें मैं क्या उम्मीद दूं बाकी डिवीजन वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाराए हक। बलूचिस्तान में एहतिसाब बातों की हद तक रह गया है, फ़ैलों की हद तक ही रह गया है कि कोई एहतसाबी इदारे यहाँ पर वजूद रखते हैं, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी वाज़ेह मिसाल सिब्बी डिवीजन में हालिया रिक्रूटमेंट है। नंबर 2, आज मुद्दे पर हम बात करेंगे कि वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब पर भारी पड़ गए और पुलिस के भर्तियों के ऑर्डर ले उड़े। तीसरा, हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान को में यहाँ तक हालात आ गए हैं कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। खैर, सबसे पहली बात करते हैं कि ये हुकूमत आई, इसने बड़े दावे किए कि हम नौकरी नहीं बेचने देंगे, मेरिट होगा, तो वो दोनों ही महाजों पर नाकाम दिखाई दे रही है। इसकी वाज़ेह मिसाल सिब्बी डिवीजन में हालिया रेवेन्यू की पोस्टें थी, जिस पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है कि 25 से 30 लाख रुपए में नौकरी भी की है। और जहाँ तक मेरिट की बात है, जो लगे भी हैं सारे वजीर के भांजे भतीजे असर रसूख वाले थे, तो ना मेरिट रहा, ना वो जो नौकरी ना बेचने देंगे वो बयानिया रहा। इतना शोर उठा, हमने रिपोर्ट किया, वहां से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं है, कोई एहतिसाब नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं ना कि एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं रहे। दुख उस वक्त होता है कि यार सब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, एक्शन ही ना लिया जाए, फिर आप क्या इल्ज़ाम लगाओ कि वो नौजवान
इस सिस्टम पे एतमाद करेगा, आप लोगों पर एतमाद करेगा, सिस्टम पे एतमाद करेगा। इससे ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती। मेरिट की पामाली होती है, एक लेवल तक होती है। कोई करने भी थे ना 20-30% तक, 70% मेरिट करते, चलो 50 करते, चलो 30% करते, लेकिन नहीं 100 के 100% मेरिट की पामाली हुई है। असदुल्ला फैज जो पास ग्रुप का सीनियर ब्यूरोक्रेट था, मुतअद्दिद ओहदों पर वो सेक्रेटरी रहा, कमिश्नर रहा, वो भी बलूचिस्तान में आया तो वो इस 2 नंबरी की गंगा में जो उसने हाथ धोए हैं, उसने तो जूनियर ब्यूरोक्रेट को भी शर्मा दिया है। दुख और अफसोस से कहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बलूचिस्तान को किसी कॉलोनी की तर्ज पर ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई एहतसाब नहीं है। और ये दिखा। अब कल वहां से जो MNA के कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी के मीर फरीद रैसानी साहब, जो मुक्तदरा के भी करीबी समझे जाते हैं, वहां जो पार्टी हुकूमत में है उसी का जिला सदर था, निगरान अली मर्दान डोम की वजीर आला, उसका बेटा धरने पर बैठे हुए थे पामालियों के खिलाफ। इससे अंदाजा लगा लो, जिस हुकूमत जो दावे करती है मेरिट के, उसी का MNA का कैंडिडेट बैठा हुआ है। सिविल सोसाइटी को तो आप छोड़ ही दें, कोई एक्शन नहीं है। वो लोग आए, मुतसिब की अदालत में केस लगाया हुआ है, कुछ नहीं होना। जो लोग लगे उनको तो तैनात कर दिया गया कि हाँ आपकी इस DC ऑफिस में, इस कमिश्नर ऑफिस में ड्यूटी है। कुछ भी नहीं है इस सूबे में, कुछ भी आप करो, अरबों खरबों की चोरी करो, कोई नहीं पूछ सकता। नौकरियां बेचो, कोई नहीं पूछ सकता। अपने खानदान वालों को नवाजो, कोई नहीं पूछ सकता। एहतसाब ही नहीं है, यहाँ कोई कानून ही नहीं है, कोई आयन ही नहीं है। इसमें अगर नौजवान दहशतगर्द ना बने तो क्या बने, इसमें नौजवान खुदकुशी ना करे तो क्या करे, इसमें जहनी मरीज नौजवान ना बने तो क्या बने। आप बताएं, क्या उम्मीद रह जाती है? मैंने जो इंसर्जेंसी वाली सीरीज शुरू की हुई है, उसमें पहले ही प्रोग्राम में बताया था कि जब सिस्टम से लोग नाउमीद होते हैं, अदालत से नाउमीद होते हैं, पुलिस थाने से नाउमीद होते हैं, मुक्तदरा से नाउमीद होते हैं, सियासत से नाउमीद होते हैं, तो फिर दहशतगर्द बनते हैं। कोई उसको मुज़ाहमत कार करता है, कोई उसे दहशतगर्द कहता है, लेकिन हालात क्योंकि उसको कहीं भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, अभी कल इसी सिब्बी में धमाका नहीं हुआ। अब हम कहें कि भाई ये ऐसा निजाम आप दोगे, कमिश्नर ऐसा होगा, भर्तियां वो ऐसी करेगा, तो वहां पर शादियां होंगे, वहां पे खुशहाली होगी, वहां पर लोग सूबे, हुकूमत, मुल्क के गीत गाएंगे? नहीं गाएंगे, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत था कि मुझे तबलीग ना करो, मुझे अपने अमल से प्रूव करो, तब मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। निजाम मुझे प्रैक्टिकली मेरिट दे, फिर मुझसे डिमांड करे कि यहाँ पे ये कुछ क्यों हो रहा है। जो गवर्नेंस दे रहे हो उसमें दहशतगर्दी बढ़ेगी। हम पे तो ये इल्जाम है, एक ग्रुप हमें कहता है कि हम एजेंसियों के टाउट हैं, एक हमें कहता है कि हम शिद्दत पसंदों के या BLF की जो है ना तर्जमानी करते हैं, हम ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जमानी करते हैं। ये किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उस जिंदगी पर लानत जो किसी के आलाकार बनकर आप का करो। और ये मनसब ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मनसब है। कोई इसे जेब खर्च के तौर पर ले, कोई इसको जिहाद समझ के करे। अब मतलब मैं हैरान, कोई खाना पूरी के लिए ही कुछ कर देते, उस पर कोई इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती, वक्ती तौर पर रोक दिया जाता, कोई अदालत में एक्शन होता, लेकिन नहीं है। इस सूबे में कुछ भी नहीं रखा, जाती फरमाइशों पर होती है। किसी की कोई वीडियो पसंद आ जाती है, उसको नवाजा जाता है, उसका कैसा भी कैलिपर हो यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। किसी की बात पसंद आ गई, हाँ ये बंदा ऐसा है, भाई आप उसको अमल में देखो वो बंदा कैसा है। बलूचिस्तान में नौबत यहाँ तक आ गई है कि 18 ग्रेड वाले लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। यार गजब खुदा का, सीधा 22वें ग्रेड की पोस्ट पर बिठाया जा रहा है।
आप यूं समझें कि आप मेजर लेवल को IGFC बना दो। आप इसको सादा मफहूम में ये समझो कि आप कैप्टन लेवल को ब्रिगेडियर बना दो। आप लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के बंदे को जो है ना आर्मी चीफ या कोर कमांडर बना दो। जुल्म ज्यादती नहीं है, लेकिन ये इस सूबे में प्रैक्टिकली तौर पे हो रहा है। यहाँ पे कोई नहीं पूछ सकता, यहाँ पे कोई आयन नहीं है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कोई इंसानियत नहीं है, यहाँ पे कोई आंखों में शर्म नहीं है। इस सूबे में अगर आप ईमानदार हैं, ये आपकी खूबी नहीं खामी है। इस सूबे में आप अगर मेरिट पर काम करते हैं, ये आपकी अच्छाई नहीं आपकी बुराई है। इस सूबे में अगर आप इंसानी हमदर्दी रखते हैं, तो ये आपकी खूबी नहीं आपकी बुराई है। इस सूबे में अगर आप सच बोलते हैं, तो ये आपकी खूबी नहीं आपकी खामी है। इस सूबे में अगर आप इंसानियत का दर्द रखते हैं, सूबे की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपकी खूबी नहीं खामी है, और हर हवाले से आपके ऊपर दरवाजे बंद किए जाते हैं। इस सूबे में अगर आप कहते हो कि यार ऐसा करके मेरिट की पामाली करके लोगों को मायूस किया जा रहा है, दहशतगर्द बनाया जा रहा है, तो आपको ही दहशतगर्द समझा जाता है। इस सूबे में अगर आप करप्शन रिपोर्ट करते हैं, तो करप्शन करने वालों को कुछ नहीं कहा जाता। आपके खिलाफ नज़्म साजिश करके आपको इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जाती है, आप पर केस अंदराज करने की कोशिश की जाती है, आपके लिए जमीन तंग की जाती है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। आज बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ की आबादी है, उसमें 1% भी मुस्तफीद नहीं है। 99.92% जो है ना वो मुतासरा हैं, और 0.0008% जो है ना वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, और उनको खुशहाल करते 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 ये रियासत आज लोगों को इस नाउमीदी तक ले गई है। मैं तो यही कह रहा हूं कि यार कुछ तो उम्मीद दो। मैं गलत हो सकता हूं, जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं वो गलत हैं, वो बाकी तो छोड़ो, जो मुक्तदरा का करीबी समझा जाता है, मैंने की सीट पे लड़ा है, वो तक आया हुआ है धरने में। मौजूदा मिनिस्टर रेवेन्यू के हैं, उसने खिताब किया कि नाइंसाफी हुई है। तो भाई कौन कर रहा है ये कैसी हुकूमत चल रही है? लेकिन खुदा की पनाह इतनी लंबी ज़बानें हैं इनकी कि खुद इतना हमने कुछ किया होता, हम वो है ना कि इंसान कहता है यार इतनी मैंने बेज़ाब्तगियां कर ली हैं, मैं कुछ बोलने की वो क्या इखलाकी जुर्रत नहीं रख सकता, लेकिन बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं। यहाँ पे शर्म हया लिहाज कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे हालत कहाँ तक आ गई है। असेंबली के फ्लोर पर अली हसन ज़ैरी साहब उठते हैं, बल्कि पहले अशोक कुमार साहब उठते हैं कि यार मैं यहाँ का MPA हूँ, मेरे पास गार्ड ही नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे पेट्रोल पंप है, बाकी कारो अस्पताल है, वो तक बंद किए गए हैं। तो फिर मैंने कहा था कि वहाँ पे अली हसन ज़ैरी साहब और अशोक कुमार साहब, इनकी कोई टसल भी चल रही है। अली हसन ज़ैरी साहब वहाँ से वजीर बने हुए हैं, तो उन्होंने भी उसको बिल्कुल फुड्डे लाए नहीं किया हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद को अवामी नुमाइंदा समझता है तो कुछ तो उसके हकूक होंगे यार, वो भी MPA आपके लेवल का, ठीक है, लेकिन नहीं, उस पर जिंदगी तंग की हुई थी, गार्ड तक लिए गए। फिर अली हसन ज़ैरी साहब आए कि मेरे पास टोटल इतनी नफरी है, वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ गई हैं, हम नई भर्तियाँ कर रहे हैं, वो भर्तियां होंगी तो हम इसको सिक्योरिटी देंगे, अभी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। और खुद जब वो जा रहे थे, आपने देखा कितनी सिक्योरिटी थी उनके पास। उन पर तो सिंध हुकूमत भी मेहरबान होती है, उनको इतनी गाड़ियां दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि वो भर्तियां, उसमें पहले चीज आई कि भाई इसमें सिंध से लोग लगाए जा रहे हैं, रातों रात उनके डोमिसाइल लोकल बन रहे हैं और उनको भर्ती किया जा रहा है। वो रोकी गई, और उस वक्त के DIG कलार जोन के खिलाफ अली हसन ज़ैरी साहब ने
الزام لگایا کہ وہ پتہ نہیں 30 پوسٹیں ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں، اتنی وہ بیچنا چاہ رہا ہے۔ کھوسا صاحب تھے، حالانکہ وہ ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے، تو وہ نہیں کر رہا۔ پھر لورلائی زون کا جو ہے وہ آیا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا، وہ ابھی تک ڈیلے میں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں نکل رہی ہیں، لہٰذا ہمارے پاس شارٹیج ہے۔ پھر وہ ہم نے جو آزاد ذرائع سے تصدیق کی تو وہ تھا کہ وہ ڈی آئی جی بیچ میں گرا تھا، اس کو کچھ بے ضابطگیوں پہ اعتراض تھا، وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بالآخر کیا ہوا کہ اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا کوئٹہ۔ ایک روز قبل وزیر خان ناصر صاحب کا ٹرانسفر کیا گیا تھا سبی زون میں، پھر اگلے ہی دن جو ان کو کلاس زون کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا۔ ابھی آرڈر والے دن غالباً وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وزیر خان ناصر جو ڈی آئی جی ہیں تو کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کا پہلے سبی زون، کیونکہ ان کا ہے اور ڈویژن ان کا ہے، ادھر کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید مسئلے نہ بنے کوئی۔ وزیر خان ناصر بھی کریک ٹائپ کا بندہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر وزیر خان ناصر کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو اس نے بڑا ٹف ٹائم گزارا بلوچستان میں، ایک مذہبی کالعدم تنظیم کے ساتھ بڑا پرسنل وہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر ان کے رشتہ دار بھی مارے گئے، پھر یہ یہاں سے کچھ عرصے کے لیے دوسرے صوبوں میں گئے تھے، پھر اب دوبارہ کچھ عرصے سے آئے ہوئے ہیں، تو ابھی یہ کلات زون گئے ہیں۔ تو وہ کہا یہی جا رہا تھا کہ ہیں یہ بھی کریک، سمجھ نہیں آتی کہ یہ چل پائیں گے یا نہیں، لیکن ابھی تک علی حسن کے ساتھ وہ اچھا جا رہے ہیں۔ علی حسن نے وہ آرڈر بالآخر نکال لیے ہیں، وہ پولیس میں جس پہ شکوک و شبہات تھے، الزامات تھے، اور انہوں نے یہ آرڈر تقسیم کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہاں سے کوئی اور صوبے کا نہیں ہے، اور کہا کہ آپ بتائیں یہاں پہ کوئی ایک نوکری بکی ہے، تو یہ اب ظاہری بات ہے کون کہے گا، اگر کوئی ہوتی بھی تو کون کہے گا۔ اچھا، ان پوسٹوں کے لیے ایک انکوائری کمیٹی گئی تھی بڑی ہائی لیول کی، اور اس کمیٹی نے کچھ سفارشات دی تھیں، اس کو بیس بنا کے چیف سیکرٹری نے ڈی سی ہب نثار لانگو اور اے ڈی سی ہب علی رضا کھوسو کو وہاں سے معطل کر دیا تھا اور نئے لوگ بھیج دیے تھے۔ پھر کیا ہوا، علی رضا کھوسو صاحب چلے گئے عدالت، وہاں سے ان کی وہ سسپینشن تھی وہ معطل ہو گئی۔ میں نے آپ کو اس وقت ہی کہا تھا کہ علی رضا کھوسو صاحب بہت بڑی لابی کا حصہ، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ نثار لانگو صاحب ابھی تک میرے خیال میں دھکے کھا رہے ہیں، جب اس کی ختم کی ہے تو اس کی بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ کیونکہ اس کو لابی میں ابھی تک یہ نہیں ہے تو ٹائم لگے گا۔ اچھا، علی حسن ظاہری صاحب کی اوپر سندھ کے حوالے سے یا پراپرٹی کے شوقین کے حوالے سے آپ لوگ بہت سنتے آ رہے ہوں گے، یہ کچھ 2-3 ڈی سی سے کوئی انڈائریکٹلی بات ہوئی تو وہ اکثر کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہم سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہو یا پیسوں کی ہو یا کوئی، مطلب کوئی بھی ڈی سی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہو۔ حالانکہ ایسے بھی ڈی سیز ہیں دوسرے اضلاع کے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایم پی اے نے تو ہم پہ منتریاں رکھی ہوئی ہیں، سمجھ آئی، نوکریاں تو لے ہی جاتے ہیں، سب چیزیں لے ہی جاتے ہیں، منتریاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پیٹرول ڈیزل تک رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہے بھی تو اس کے بڑے لیول کی ہیں، ڈی سی لیول پہ کبھی ہمیں اس نے مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے، امیج ان کا ایسے بنایا گیا تھا۔ لیکن ان کی کوئی 100, 150 یا 171 پوسٹ پہ تو اعتراض تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو سینکڑوں لیویز کی پوسٹنگ لے گئے اپنے پاس، دوسرے ڈویژن کی بھی لے گئے، وہ برا نہیں تھا، علی حسن برا تھا۔ علی حسن ہر برائی کرتا ہے، سی ایم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن جب وزیر اعلیٰ لے کے جا رہا تھا تو کیا علی حسن نہ لے جاتا؟ انسان میں اعتماد اس وقت ہی ہوتا ہے نا کہ جب خود آپ وارداتیں کرو اور دوسروں کو کہو نہیں کرنے دیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں چل سکتا۔ پہلے خود شو کرنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی میں کرپشن نہیں کرتا، تو دوسرے کو آپ پکڑ سکتے ہو۔ خود آپ سینکڑوں لیویز کی پوسٹیں ہیں اور راتوں رات بھرتی کر دو، یہ بے وقوف ہے یہ پولیس والے جو بیچارے 40 سال دے کے ابھی تک ڈی ایس پی نہیں بنے، اور آپ نے راتوں رات
रिसालदार मेजरों को एक ग्रेड आगे दे के उनको डायरेक्ट ही टीएसपी बना दिया। और कितनी तादाद में अगर ये बाकी डिवीजनों की मुबैना तौर पर पोस्टें ले गए हैं, ये आएंगे, ये तो पूरा बलूचिस्तान टेक ओवर कर लेंगे। कोई एक वडेरे का बेटा यहाँ बैठा, क्वेटा पूरा इनके कंट्रोल में होगा। क्वेटा को तो छोड़ो, पूरा बलूचिस्तान इनके उसमें होगा। पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई एक रिसालदार मेजर होता था या कहीं 2 या 3, अभी एक डिस्ट्रिक्ट से दर्जनों होंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट कितना इन्फ्लुएंशियल होगा। ये मुक्तदरा या बाकी सोच रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इस पर गौर गौज कर रही है, लेकिन यहाँ बस अपना बंदा ले आओ फिर कुछ भी करा। तो वजीर आला साहब जब खुद करेंगे, वो दूसरों को क्या मेरिट का भाषण दे। अब जब उसने लेवीज में ये किया, सिब्बी डिवीजन में जब वारदात पड़ी कमिश्नर ने की, हालांकि उसमें ज्यादा हिस्सा सिब्बी वाले ले गए। आज मैं देख रहा था कि सिब्बी से जो मिनिस्टर हैं कोया डोमकी साहब, वो कह रहे हैं भाई मेरिट पे हुकूमत काम कर रही है, जिस मेरिट पे यहाँ पोस्टें हुई है, क्यों उनको नवाजा किया होगा, उसको मेरिट नजर आ रहा है। संगीन पामाली। उसका चाचा कह रहा है नहीं हुई है, भतीजा कह रहा हो गई है। भतीजे को एडजस्ट किया होगा, चाचा एडजस्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यार मेरिट की पामाली होती आ रही है, लेकिन इस हद तक पामाली ही पामाली, ये संगीन है। और यही होता है वजीर आला साहब की जब अपनी कमजोरियां होंगी तो यही कुछ होगा। अब हम ये बात करते हैं, हमारे लिए हर तरफ से तकलीफ है या इधर उधर कोशिश की जाती है, करें। पता है ये बेजाबगियां करने वाले, मेरिट को पामाल करने वाले, ये दूसरा ये जो करप्शन का नेटवर्क है ना, ये तादाद इनकी ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इनकी जो एक चीज इनको जोड़े रखती है, इनका मफाद है, और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे याद है एक दफा एक ब्यूरोक्रेट को सजा हो गई थी, दूसरा ब्यूरोक्रेट उसका बड़ा सख्त मुखालिफ था, ठीक है, लेकिन उसने उसको प्रोटेक्शन दिए रखी। उसके घर में जो गार्ड थे, सब कुछ था, नहीं वो किया, प्रोटेक्शन दिए रखी कि कल मुझ पर ऐसा आएगा तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चोर लॉबियां ऐसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं। इनकी ये जो मजलूम तबका एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, करप्ट लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिर यही कुछ होता है। फिर ऐसे ही सूबे चलते हैं जैसे हमारा चल रहा है। यहां कुछ नहीं रहा। मैं इधर कहूं, क्या उम्मीद दूं मैं उनको कि सारी पोस्टें बिक गई हैं, मेरिट की पामाली हुई है, मैं इसमें क्या उम्मीद। मैं ये कहूं दूसरे डिवीजनों की पोस्टें लेवीज की जोर जबरदस्ती ले गए, बाकी डिवीजन जम किए, अपना जम नहीं किया कि पोस्टों पे हाथ साफ करना है, इसमें मैं क्या उम्मीद दूं बाकी डिवीजन वालों को। मैं उस प्रोफेसर को जो बाहर से पीएचडीयां करके, जलीलो ख्वार करके, सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिक करके, उसे क्या उम्मीद दूं जब एपी लेवल के लोग वीसीज बनाए जा रहे हैं, जिनकी सिफारिश है, पैसा है, वो सब कुछ बन रहा है। जिसके पास कुछ नहीं है, वो मेरिट, जिसके पास तालीम है, तरबियत है, इखलाक है, टैलेंट है, कुछ नहीं है उनके पास, उनको कोई ओहदे नहीं दिए जाते। यहाँ पे मैं कह नहीं रहा आप करप्ट हो आप नवाजे जाओगे, बद इखलाक हो आप नवाजे जाओगे, नाअहल हो आप नवाजे जाओगे, जितने बड़े 2 नंबर हो नवाजे जाओगे। अगर कोई अच्छाई वाला काम करोगे तो वो आपके लिए सजा है। और ऐसी सोसाइटी में जितना आप लोग, मैं ये कह रहा हूं कि क्या करे, अब वहां सरापा एहतजाज है, निकली हुई है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहाँ है वो एहतिसाब, कहाँ है वो अदलिया, कहाँ है वो मुक्तदरा। फिर ये हुकूमत चलेगी, इस थ्रू आप गुड गवर्नेंस दोगे, ये डीसी और कमिश्नर के थ्रू आप उम्मीद दोगे, नेवर, बिल्कुल नहीं होगा। हमें सीधी बात करनी चाहिए। हम चीजों को इधर उधर उलझाते हैं, हमसे ये लफाजी नहीं होती है। 99% आप चीजें गलत करो, 1% भी आप ठीक ना करो, पाओगे सोसाइटी ठीक होगी। लोग, मैं कहता नहीं हूं कि वसाइल की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हम इतने डूब चुके हैं यहाँ, अरबों खरबों की जो करप्शन होती है ना, हमें एहसास ही नहीं होता। जो अरबपति बन रहा होता है ना, वो करोड़ों लोगों का हक खा के बन रहा होता है। वो इनका हक खा रहा होता है तो अरबपति बन रहा होता है, वरना उसके पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अभी भी अगर
کوئی سمجھتا ہے کہ اس صوبے میں کچھ کرنا ہے، کوئی اس میں درد دل ہے لوگوں کے لیے، تو تھوڑا سا یہاں پہ احتساب شروع کرو، کوئی 8-10 لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤ، کوئی حقیقی لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤ۔ یہاں عبرت کا نشان کسے بنایا جاتا ہے؟ جو تھوڑا درد دل رکھنے والا ہوتا ہے، جو میرٹ کی بات کرتا ہے، جو احتساب کی بات کرتا ہے، جو اخلاقیات کی بات کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کی، اسی کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا ٹھگ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتا ہے، وہ اتنے بڑے عہدوں پر نوازا جاتا ہے، اور جب وہ نوازا جاتا ہے وہ سوسائٹی ایسے چلتی ہے جیسی ہماری چل رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہو نا کہ ایسے لوگوں کو اوپر لا کے عہدے دے کے سسٹم ٹھیک کیا جاتا ہے نا، تو اتنی دہائیوں سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کے مطابق سسٹم ٹھیک چل رہا ہے اور یہ سسٹم چل رہا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر چلتے رہنے دو، اور اگر آپ چاہتے ہو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔